अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो PLSQL सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है और वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शंस होती क्या हैं, इनको हम PLSQL में हैंडल कैसे करते हैं, और PLSQL की प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस कौन सी होती हैं, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या होती हैं, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि PLSQL के अंदर एक्सेप्शंस के जो मैसेजेस होते हैं उनको कस्टमाइज़ किस तरह से करते हैं। तो मेरा ख्याल है हम स्टार्ट लेते हैं ताकि आप को आसानी से चीज़ें समझ आएँ। जैसे अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी एक्सेप्शंस होती क्या हैं। मैं चूँकि प्रैक्टिकली चीज़ों को एम्फोसाइज ज़्यादा करता हूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा क्विकली क्लियर हो जाएँ। मैं इस तरह करता हूँ, मैं कनेक्ट होता हूँ डेटाबेस के साथ। यहाँ मैं लिखता हूँ जी डिक्लेयर, उसके बाद मैंने बिगिन लिखा, मैंने लिखा जी स्टैक स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 198। पहले हम देख लेते हैं 198 एम्प्लॉय मौजूद भी है या नहीं। ये जी बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंड, और इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और मैं देखता हूँ कि जी मेरा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा। उसने कहा जी आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाई, आपने इनटू तो लगाई नहीं है, ये हमसे गलती हुई है जी, हम इनटू लगा लेते हैं। इनटू वी एम्प रो, एक वी एम्प रो का वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ये जी हमने कर लिया। हमने कहा एम्प्लॉयज़ परसेंट रो टाइप। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। अभी हमने प्रिंट कुछ भी नहीं करा, उसने कहा सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब हमारा प्रोग्राम चल गया। मैं कहता हूँ कि जी ये एम्प्लॉय कोड है, इसका रिज़ल्ट मुझे ज़रा शो करें। वो कहता है नो डाटा फाउंड। अब देखें प्रोग्राम तो चला है लेकिन एक एक्सेप्शन रेज हुई है नो डाटा फाउंड की। तो हो सकता है एक यूज़र आता है फॉर्म पे कुछ चीज़ सर्च करता है और उसको सर्च नहीं मिलती, तो ये जो इस तरह ओरा 0413 नो डाटा फाउंड, तो ये आपको इस तरह मैसेज आए तो ज़रा मीनिंगफुल आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्सेप्शन डिफ़ाइन करेंगे। एक्सेप्शन कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और अगर आपको याद हो मैंने जब PLSQL का पहला लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि PLSQL प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं तो डिक्लेरेशन पार्ट होता है, फिर एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, और आखिर में आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट। तो ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट है ये हम अभी कर रहे हैं। ओके जी, एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट कैसे करते हैं, हम एक्सेप्शन लिखते हैं, फिर जोन सी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन है जी व्हेन नो डाटा फाउंड। ये ओरिकल की कीवर्ड है, ये ओरिकल की प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है। ये मैंने नहीं बनाई, ये ओरिकल ने खुद बनाई है आपकी सहूलत के लिए कि अगर आपको कोई डाटा नहीं मिलता तो रादर देन, अब देखिए मैं यहाँ पर एक और कोड लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। अभी आप अज्यूम करें कि मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। या मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, एक वेरिएबल मैं लेता हूँ ए नंबर इज इक्वल टू 10, बी नंबर इज इक्वल टू 20, कोई भी कोड लिख लेते हैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। और यहाँ मैं कह देता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सी को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन। कहते हैं जी द वैल्यू ऑफ सी, क्या है जी वैल्यू, कॉन्कैटिनेट करवाते हैं, ये सी का वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ पर भी एक और DBMS भी लगा लेते हैं। इससे पहले हम कहते हैं जी कि एम्प्लॉय नेम फर्स्ट नेम है गालिबन, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, कुछ भी प्रिंट करवा लें उसमें से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी एम्प रो डॉट फर्स्ट नेम। ये हमने यहाँ पर लिख लिया।
प्रोग्राम को चलाते हैं जी, प्रोग्राम चलता है नहीं चलता, प्रोग्राम चला, उसने कहा मैं नो डाटा फाउंड। मैं कहता हूँ यहाँ नहीं चलाते, हम चलाते हैं SQL प्लस में। चलाएं जी, सेट सर्वर आउट पुट ऑन, ये मैंने यहाँ पर चला दिया। उसके बाद मैं उस प्रोग्राम को यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखें यहाँ पर आकर प्रोग्राम जो है वो इंटरप्ट हुआ, प्रोग्राम रुक गया, वो आगे गया ही नहीं ना उसने। हालांकि कोई एरर भी नहीं है, एक रिकॉर्ड नहीं मिला, एरर तो कोई नहीं है, लेकिन सिस्टम बता रहा है कि यहाँ प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। ना उसने एम्प इसको फायर किया ना इसको फायर किया। अब क्या करें, यहाँ पर क्या करें? इसका तरीका ये है कि, या जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि हम प्रोग्राम को नहीं चलाते, हम यहाँ पर आते हैं, आने के बाद मैं एक्सेप्शन हैंडल करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ एक्सेप्शन इस ब्लॉक में आ रही है तो मैं क्यों ना यहाँ बिगिन लिखूँ, एंड लिखूँ, और एक्सेप्शन जो ये वाली थी मैं तो लिख लेता हूँ व्हेन नो डाटा फाउंड। तो क्या कहे, वो कहे कि भाई ये एम्प्लॉय नहीं मौजूद, प्रोग्राम को रोके ना, बल्कि कह दीजिए एम्प्लॉय नॉट फाउंड या एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ये मैसेज दे देते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें जी, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली चला। ये बिहेव क्या करेगा, इसका फ्लो क्या होगा प्रोग्राम का, बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखें, सबसे पहले ये एग्जीक्यूशन चली, एक्सेप्शन में आया। जैसे एक्सेप्शन में आया उसने कहा जी DBMS के साथ में बता दी एम्प्लॉय नॉट फाउंड। अब प्रोग्राम यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि उसके बाद नीचे आया, उसने कहा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में तो कुछ है ही नहीं क्योंकि एम्प्लॉय तो मिला ही नहीं है, तो उसने कहा जी कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसने वैल्यू ऑफ C भी एग्जीक्यूट किया। अब अगर यहाँ पर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की है तो हमारी ये रो लाइंस, ये रोज़ हमारी एग्जीक्यूट हुई हैं। अगर हम यहाँ एक्सेप्शन ना करते तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाता। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं भी जब कोडिंग करता हूँ तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि जहाँ जहाँ सिलेक्ट स्टेटमेंट लगी होती है मैं वहाँ वहाँ कुछ एक्सेप्शन ज़रूर लगा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ हम एक और एग्जांपल लेते हैं जी। मैं काम करता हूँ, मैं ना इसको सेमी कॉलन लगाता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखता हूँ क्या होता है जी। अब टू मैनी रोज़ की एक्सेप्शन आएगी, ये देखें जी। एग्जैक्ट फैच रिटर्न मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज, वही बात जो हमने कल कर्सर्स में की थी। तो हम यहाँ दूसरी एक्सेप्शन लगाने लगे हैं। हम कहते हैं अगर नो डाटा फाउंड नहीं आती तो आप लिखें वन टू मैनी रोज। ये दूसरी एक्सेप्शन है। मैं इसे कहता हूँ जी फॉर मल्टी लाइन SQL यूज़ कर्सर। आप कर्सर यूज़ करें जी अगर आपने मल्टी लाइन एक्सेप्शन यूज़ करनी है, SQL यूज़ करनी, सॉरी। अब चलाएं दी, देखें मेरा प्रोग्राम चल गया। अब मैं यहाँ पर चलाता हूँ, बिस्मिल्लाह करें। ये देखें उसने कहा फॉर मल्टी लाइन SQL यूज़ वो कर्सर यूज़ SQL यूज़ कर्सर। अब ये वाली एक्सेप्शन रेज नहीं हुई, बल्कि उसने कहा टू मैनी रोज की उसने एक्सेप्शन रेज की। उसके बाद नीचे आया, अभी भी अच्छा नेम उसको जो है वो मिला, उसको पहला नाम मिला, पहला नाम मिला। जैसे मिला एक्सेप्शन रेज हुई, टू मैनी रोज की उसने एक्सेप्शन यहाँ पर हैंडल की। करने के बाद इधर आया, उसको पहला नाम मिला था डोनाल्ड का, उसने यहाँ प्रिंट करवा दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये प्रिंट करवा दिए। चलें जी आगे चलते हैं। हम कहते हैं बी की वैल्यू ले लेते हैं 0, ए की वैल्यू ले लेते हैं ये, ए और बी को डिवाइड कर लेते हैं। अब हम क्या देखते हैं क्या होता है जी। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से हम कर देते हैं बंद, और यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं, चलाएं जी क्या होता है। ये देखें जी एक और एक्सेप्शन आ गई जी, 0 डिवाइड, डिवाइज़र इज इक्वल टू 0। आप कैलकुलेटर खोलें, ये जी मैं आपके सामने कैलकुलेटर खोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी यहीं पे डिवाइड करके देखते हैं। हम कहते हैं जी 10 डिवाइडेड बाई 20, 10
डिवाइडेड बाई ज़ीरो। ये देखें जी, कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो, ये कैलकुलेटर भी नहीं करेगा। मैथ्स का रूल है कि कभी भी किसी चीज़ को, किसी नंबर को ज़ीरो के साथ आप डिवाइड करेंगे तो एरर आएगा। ये एरर आपको कैलकुलेटर भी दे रहा है, ये एरर आपको एक्सेल भी देगा। लो जी, एक्सेल में भी चेक कर लेते हैं। ये उन भाइयों के लिए जिनको इस एक्सेप्शन का नहीं पता। ले जी, इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई ज़ीरो। ये देखें जी, यहाँ पर भी एक्सेप्शन रेज हो गई है, और एक्सेप्शन ये भी शायद आपको बता रहा है जी, डिवाइड बाई ज़ीरो एरर। ये देखें यहाँ पर भी आ गया। तो सेम यहाँ पर भी है। अब इसका तरीका क्या है? अगर तो आपने यहाँ लगाया हुआ है और आप कहते हैं जी मैंने इस एरिया में एक्सेप्शन हैंडल करनी है, इसी सी के अंदर, कोई मसला नहीं, आप यहाँ बिगिन लिखें। आप नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी करें। लेकिन रूल क्या है? रूल ये है, हम चाहते हैं कि नहीं, अगर एक्सेप्शन रेज होती है या ना हो, दोनों सूरतों में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो फिर आपको एक्सेप्शन लगानी है मेरे भाइयों, यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लगाई, उसके बाद मैंने कहा, अब मैं कहूँगा व्हेन ज़ीरो डिवाइड। अब स्मॉल कैप्स में भी, लोअर केस में भी लिख सकते हैं व्हेन ज़ीरो डिवाइड। और ये सॉरी, मैंने गलत जगह पर लिख दिया, इसको मुझे लिखना है यहाँ पर। यहाँ सबसे पहले लिखूँगा बिगिन, यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा एंड। अब क्या होगा, अगर बी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये एक्सेप्शन आएगी। तो मैं यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ जी। क्या प्रिंट करवाऊँ? नंबर्स कैन नॉट डिवाइडेड बाई ज़ीरो। लो जी, हम ये एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। अब मैं इसको चलाऊँगा मेरा प्रोग्राम। ये देखें जी, सक्सेसफुली चल गया। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया। उसने, एक सेकंड, ये मेरा सेशन बंद हो गया, मैं दोबारा सेशन कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं सेट सर्वर आउटपुट ऑन भी कर लेता हूँ। ये जी, हमने यहाँ पर प्रोग्राम चलाया। उसने कहा जी, ये ऊपर वाले प्रोग्राम तो वैसे ही चले, ये नीचे मैंने अलहदा से एक छोटा सा कोड लिख लिया कि जब कोई कभी भी बी जो है, डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, ये ज़ीरो होगा, बी ज़ीरो होगा, जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी वो ज़ीरो होगी। तो फिर हम इस तरह से एक्सेप्शन, आप देखें वो क्या कह रहा है, नंबर्स कैन नॉट डिवाइडेड बाई ज़ीरो, क्यों, एरर आएगा। उसके बाद फिर वो एंड पे गया, एंड पे जाने के बाद उसने अगली लाइन को भी प्रिंट करवा दिया, द वैल्यू ऑफ सी। देखें सी की वैल्यू तो है ही नहीं। हाँ, हम यूँ भी कर सकते हैं कि जब भी, एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं जी टोड में। टोड में जाकर हम कह देते हैं कि जैसे ही नंबर ज़ीरो से डिवाइड करने लगे ना, तो आप इस तरह करें, डिवाइड ज़ीरो से ना करें बल्कि आप कर दें वन से। ये ना, हम यूँ भी कर सकते हैं। अब बी की जगह उसने वन को डिवाइड करवा दिया। अब हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके दोबारा इधर आते हैं। इधर आने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। देखें, 10 डिवाइडेड बाई वन, वो ज़ीरो, वो 10 आ गया। अब उसने ये वाला कोड नहीं चलाया, चलाया था, एक्सेप्शन आई थी, इधर आया था, यहाँ उसने ये वाला कोड चला दिया और वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो अगर हम यहाँ तक देखें तो आपको ये समझ आ गई होगी कि एक्सेप्शंस किस तरह से रेज होती हैं और उनको हैंडल किस तरह से किया जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप की हमने एक्सेप्शंस को देख लिया है, जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं, जो ओरेकल ने आपको दी हुई हैं। मैं वैसे ही आपके नॉलेज के लिए एक बात बताता जाऊं कि लेट्स सपोज जो हमने कोड ये लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ नहीं लिखा। हम अज्यूम करते हैं इस कोड को हमने यहाँ से करते हैं कट, और इस कोड को मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ, और यहाँ से मैंने इसको एंड कर दी। अब अगर मैं इस कोड को यहाँ से देखूँ तो देखें, हमने यहाँ पर आए, हमने कहा टू मैनी रोज में आए, कि जब टू मैनी रोज होगा तो आपने ये वैल्यू प्रिंट करवानी है। फिर आपने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। जब इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया तो देखें यहाँ पर ज़ीरो डिवाइड की एक्सेप्शन है। तो हम इस तरह से नेस्टेड भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ
कि ये देखिए मैंने चलाया यहाँ पर, उसने कहा जी आपका डेटाबेस सेशन एंड हो गया है। मैं काम करता हूँ, यहाँ से टोर को बंद करता हूँ। सम टाइम आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है डेटाबेस के साथ। मैंने यहाँ से इसको एंड किया, ये एंड हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ से दोबारा टोर कनेक्ट किया और यहाँ से कोड चूँकि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम इसी कोड को यहाँ से कॉपी करके और दोबारा टोर में आके इसको यहाँ पेस्ट करूँ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये मेरा कोड कंपाइल हो गया। और जो हमने एक्टिविटी की थी उस एक्टिविटी को यहाँ से दोबारा हमने कट किया और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिकली ये मतलब लॉजिकल बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हमने एक प्री डिफाइंड एक्सेप्शन थी टू मैनी रोज, उसके अंदर जाकर भी हमने मजीद एक नेस्टेड ब्लॉक बनाकर उसके अंदर भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। ये जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देना था। बाकी अगर हम दोबारा डॉक्यूमेंट में आए तो इस डॉक्यूमेंट में देखें कि हमने कुछ एक्सेप्शंस देखी, नो डाटा फाउंड की देखी, टू मैनी रोज की देखी, ज़ीरो डिवाइड की देखी। इसी तरह से एक और एक्सेप्शन है जी इनवैलिड नंबर। अच्छा, ये वो एक्सेप्शन हैं जो मैंने 80-90% यूज़ होते देखी हैं। वैसे तो 15-20 एक्सेप्शन हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये मैंने जो चंद एक एक्सेप्शन आपको बता रहा हूँ, ये एक्सेप्शन हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। 90-95% तक यही एक्सेप्शन यूज़ होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन डू वेल ऑन इंडेक्स भी है। इसकी गो के मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्ज़ाम्पल लिख दी है, लेकिन मैं इसको ज़रा बेहतर तरीके से आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे हम एक काम करते हैं, हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी ये टेबल क्रिएटेड है, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल बनाई है तो मैं आपके सामने दोबारा बनाने लगा। मैं करता ही हूँ कि मैं डेटाबेस का सेशन रिकनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। मैं लिखता हूँ जी क्रिएट टेबल टेम्प 123 और इसके अंदर मैं एक ही कॉलम डाल लेता हूँ। मैं कॉलम डालता हूँ, बल्कि दो डाल लेता हूँ। एक मैं कॉलम डालता हूँ नेम, एक कहता हूँ ये नंबर है, और इसके ऊपर मैं प्राइमरी की ऐड कर लेता हूँ। आईडी का कॉलम हमने डाला, फिर हमने नेम का कॉलम डाला। इसको हमने कहा जी varchar2 और इसकी विड्थ हम 50 कर देते हैं और इसको हम बोल देते हैं नॉट नल। इसका मतलब ये कि हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते। ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया। ये जैसे टेबल क्रिएट हुआ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेबल में एक एंट्री कर लेता हूँ। ले जी, मैंने F4 किया, टोड से एंट्री करते हैं फ्रंट एंड से। मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी 1, यहाँ पर मैंने डाल दिया राइजीशान, ये मैंने डाल के कमिट कर दिया। अब मैं कहता हूँ ये एंट्री मैंने पहले तो टोड से की थी, दूसरी मैं PLSQL से करना चाहता हूँ। बड़ा आसान है जी, डिक्लेयर लिखते हैं। डिक्लेयर लिख के मैं लिखता हूँ जी बिगिन, बिगिन मैं लिखता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ जी इंसर्ट इनटू टेम्प 123। दो कॉलम्स हैं, दोनों में वैल्यू डाल लेते हैं। आईडी में मैं 1 डाल देता हूँ, नेम में मैं डाल देता हूँ ज़फ़र ख़ान। ये मैंने दो वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एंड, और मैंने ये प्रोग्राम यूनिट चला दिया। अब देखें आईडी तो पहले से डली हुई है, हमने अभी डाली है, हम दोबारा आईडी डालेंगे तो होता ही है। अब मैं पहले इसको डालते हैं, देखते हैं कि क्या एरर आता है जी। उसने कहा जी यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वायलेटेड। देखिए मैंने आपको एसक्यूएल के लेक्चर में पहले बताया था कि यूनिक कॉन्स्ट्रेंट दो तरीके से टेबल में लगती है। जब हम प्राइमरी की लगाते हैं तो दो किसी भी कॉलम पे प्राइमरी की लगाते हैं तो दो कॉन्स्ट्रेंट्स ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती है, एक नॉट नल होती है और एक यूनिक होती है। अब एक नॉट नल है और एक यूनिक है, इसका मतलब ये है, या हम यूनिक कॉन्स्टेंट किसी कॉलम पे डायरेक्ट लगा देते हैं। अभी चूंकि हमने आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगाई है, हम देख लेते हैं भाई लगी हुई या नहीं लगी। F4 करते हैं, कॉन्स्टेंट्स में आते हैं। देखिए मैं जैसे ही कॉन्स्टेंट में आया तो यहाँ पर ही हमें प्राइमरी की लगी नज़र आई। और यहाँ पर अगर मैं इंडेक्सेस में जाता हूँ तो देखें ये सिस इंडेक्स भी लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है? ये उस प्राइमरी की वजह से लगा है। हमने अगर टेबल बनाया होता और उसमें प्राइमरी की ना डाली होती, चूँकि अभी हम ये
कॉन्स्ट्रेंट का टॉपिक नहीं पढ़ रहे, मैंने ऑलरेडी, आप मेरा कॉन्स्ट्रेंट का टॉपिक देखें, बड़ा डिटेल के साथ है, जिसमें मैंने आपको टेबल क्रिएट करना और कॉन्स्ट्रेंट लगाना सिखाई है। लेकिन मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि जब हमने प्राइमरी की लगाई तो ऑटोमेटिकली यूनिक कॉन्स्ट्रेंट लगी, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट लगी तो यूनिक कॉन्स्ट्रेंट भी दो काम करती है। एक तो यूनिकनेस कर देती है कॉलम के ऊपर के, ताकि आप उसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना डाल सकें, और दूसरा उसके ऊपर यूनिक इंडेक्स भी लगा देती है, इंडेक्स भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देती है। इंडेक्सेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको एसक्यूएल के लेक्चर में पढ़ाया। पीएल एसक्यूएल का जो प्री रैक है वो एसक्यूएल है। लाइक अगर आपने पीएल एसक्यूएल करनी है तो पहले आप एसक्यूएल का कंप्लीट लेक्चर करेंगे, 8 10 12 वीडियोस हैं मेरी, वो आप देख लेंगे तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। खैर एनी हाउ, अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर फ्रंट एंड पे रोक भी सकता हूँ। अच्छा, अब हम एक एक्टिविटी करने लगे हैं। एक्टिविटी ये करने लगे हैं कि हम यहाँ पर एक्सेप्शन लगाने लगे हैं। ये मैंने एक्सेप्शन लगाई और मैंने लिखा व्हेन डू वेल ऑन इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि जब भी यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वायलेट होगी, डुप्लीकेट वैल्यू डलेगी। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि प्राइमरी की में दो खूबियां ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती हैं, दो कॉन्स्ट्रेंट्स ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, एक नॉट नल होती है और एक यूनिक होती है। तो हम यूनिक जब लगती है तो वो भी दो काम करती है, एक तो कॉलम में आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालने देती और दूसरा यूनिक इंडेक्स भी लगा देती। तो अब हमने चूंकि वन दोबारा डाल रहे हैं और वो नहीं डालने देगी, उसको एक्सेप्शन भी मिल गई व्हेन डू वेल ऑन इंडेक्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी dbms आउट पुट डॉट पुट लाइन, और हम कह देते हैं जी डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। ये हमने यहाँ पर इसको हमने कंपाइल किया। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से दोबारा नया सेशन ओपन किया। यहाँ मैंने सेट सर्वर आउटपुट ऑन किया। उसके बाद मैंने इसको पेस्ट किया, इसको मैंने चलाया तो देखें वो कह रहा है डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। लेकिन अगर मज़े की बात इसी के अंदर हम चेंज करें, यहाँ पर 2 डाल दें। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने इसको चलाया तो उसने क्या कहा, उसने सक्सेसफुली एंट्री कर दी। और अगर मैं यहाँ कमेंट भी कर देता हूँ परमानेंट सेव, अब अगर मैं जाकर टेम्प 1 2 3 के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे एक 1 के साथ राय निशान नज़र आएगा। ये मेरा सेशन एक्सपायर हो गया जी। ये मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं डाटा में जाता हूँ, ये देखें 1 में राय निशान और 2 में ज़फ़र खान मेरा ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये डुप वेल ऑन इंडेक्स की एक्सेप्शन थी। एक एक्सेप्शन और है, वो क्या है, वो है व्हेन अदर्स की। व्हेन अदर की एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन है कि आपने 4 से 5 एक्सेप्शंस लगाई हुई हैं, ठीक है, और उनमें से कोई भी एक एक्सेप्शन आपकी वायलेट होती है तो व्हेन अदर की होती है। मैंने क्या किया हुआ है, आपके लिए एग्जांपल के तौर पर सारी एक्सेप्शंस लगा के रख दी हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने ये वाली एग्जांपल डाली है, और यहाँ पर मैंने नो डाटा फाउंड, टू मैनी रोज, डू वेल ऑन इंडेक्स, व्हेन अदर्स, ये सारी लगा के रख दी हैं ताकि आपको फ़ायदा हो सके। अच्छा, अब अगर इसके अलावा कोई एक्सेप्शन आती है तो मैं चले यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, एनी अदर एक्सेप्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ एनी अदर एक्सेप्शन। अच्छा, अब कोई और एक्सेप्शन हम यहाँ पर इस तरह करते हैं, करवा लेते हैं। हम कहते हैं जी dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ पर लिख देते हैं 100 डिवाइडेड बाई 0। यहाँ अब 0 डिवाइड की एक्सेप्शन रेज होगी। मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। कॉपी करके हम यहाँ चेक कर लेते हैं भी ये एक्सेप्शन आती है नहीं आती। वो कहता है एनी अदर एक्सेप्शन। क्यों, ऐसा क्यों मैसेज आया? वो मैसेज इसलिए आया कि मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर उसको फॉरन एक्सेप्शन सेक्शन में गया। डुप वेल इंडेक्स तो ये एक्सेप्शन थी नहीं, ये तो 0 डिवाइड थी। 0 डिवाइड हमने डिफाइन नहीं की हुई। तो जब कोई एक्सेप्शन डिफाइन नहीं होती तो वो डायरेक्ट व्हेन अदर में चली जाती। यहाँ पर एक ओरेकल का बिल्ट इन भी यूज़ होता है, वो होता है अब यहाँ पर आके मैंने क्या किया, व्हेन अदर्स किया, और यहाँ मैंने लिख दिया SQLERRM। इसका मतलब है SQL एरर मैसेज। शॉर्टकट लिखा हुआ है SQL
देन ERR एरर, देन M मैसेज, कि भाई जो एरर है तुम मुझे उसको एरर को प्रिंट करके दिखा दो। ये लें जी, इसको मैं यहाँ पर उठाता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, पेस्ट करता हूँ, चलाता हूँ, तो ये देखें एनी अदर एक्सेप्शन, तो ये लिखा हुआ नज़र आ गया। उसके साथ देखें ये लिखा हुआ है डिवाइजर इज इक्वल टू ज़ीरो, वही ज़ीरो डिवाइड वाली एक्सेप्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो डिवाइड की एक्सेप्शन को डिफाइन कर देता हूँ, व्हेन ज़ीरो डिवाइड, देन अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर DBMS करके यहाँ लिख दूंगा ज़ीरो डिवाइड ने, मैं बस वैसे ही एक मैसेज प्रिंट करवा दिया ज़ीरो डिवाइड। अब वैन अदर नहीं होगा क्योंकि इसका हैंडलर जो है, इस एक्सेप्शन का हैंडलर हमने एक्सेप्शन पार्ट में दे दिया है। अब चेक करते हैं क्या होता है, एनी अदर आएगा या ज़ीरो डिवाइड आएगा। एक सेकेंड, मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, अब चलाएं, अब देखें ज़ीरो डिवाइड आ रहा है। तो ये दूसरी बात होगी कि अगर उसको रेलिवेंट हैंडलर मिल जाता है तो वो उसमें घुस जाएगा, नहीं मिलेगा तो वैन अदर्स में जाएगा। वैन अदर्स सबसे लास्ट में डिफाइन किया जाता है, ये जहन में रखें। उसकी वजह ये होती है ताकि वो रेलिवेंट हैंडलर्स अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर वैन अदर में आता है। अगर मैं इसको पहले डालता हूं तो क्या होता है जी, चेक कर लेते हैं जी। अभी ये कौन सा मसला है, ये हमने यहाँ पर डाला, इसको हमने किया कॉपी, कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखें वो कहता है अदर हैंडलर मस्ट बी लास्ट अमंग द एक्सेप्शन हैंडलर ऑफ द ब्लॉक। ये जो अदर हैंडलर होता है इसको लास्ट में डालें, बाकी जितने भी हैंडलर्स हैं उनके लास्ट में। अब बाकी हैंडलर्स कौन से हैं, बाकी सारे हैंडलर्स ये हैं। हमने यहाँ पे कट मारा, हमने यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट, ये नहीं जी, ये आपके बाकी सारे हैंडलर डिफाइन हो गए। तो भाई ये था हमारा मेन टॉपिक जो एक्सेप्शन की एग्जांपल से रिलेटेड था। अब हम आगे मूव होते हैं। अच्छा, मैंने शुरू में ना ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है। बेसिकली आईटी में थ्योरी होती ही नहीं है, बेसिकली आईटी में हर चीज़ प्रैक्टिकल होती है। हाँ, अब हम इस थ्योरी को प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं अब हम ये देखते हैं। क्या सबसे पहले हमने लिखा जी, मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी थ्योरी में मिस हुई हैं जिनको मैंने एग्जांपल के तौर पे या तो आपको दिखाया या नहीं दिखा पाया। मैं उसको क्विकली आपको एक रिकैप भी ले लेंगे और जो चीज़ें उसमें मिसिंग होंगी वो भी कर लेंगे। पहली चीज़ ये थी, हमने ये पढ़ना था इन चार टॉपिक्स में व्हाट आर एक्सेप्शंस, ये हमने लिख दिया। मैंने ये लिख दिया जी एक्सेप्शन क्या होती है। PLSQL का एक एरर होता है, या तो वो एरर जो है ऑटोमेटिकली PLSQL खुद ही आपको रेज करके दे देती है, ठीक है, या प्रोग्रामर जो है उसको खुद से वो करता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक एक्सेप्शन थी जिसमें हमने एक रिकॉर्ड ढूंढा और वो रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ था तो एक्सेप्शन आई। ये एक इम्प्लिसिट ऑरिकल एक्सेप्शन थी। ऑरिकल ने खुद आपको बताया भाई ये एक एरर है। चले जी, मैं इसको आपकी उसके लिए मैं इसको दोबारा यहाँ से यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ डिफाइन करता हूँ, तो ये देखें नो डाटा फाउंड। ये ऑरिकल ने खुद से एक इम्प्लिसिटली अपने तौर पर आपको एक एक्सेप्शन रेज करके दे दी। इसकी एग्जांपल भी मैंने इसके नीचे लगा दी। फिर दूसरी जो एक्सेप्शन होती है वो एक्सप्लिसिट प्रोग्राम बाय यूजिंग रेज स्टेटमेंट। तो एक जो डेवलपर होता है वो आपको खुद से आपको इसको रेज करके दिखाता है। मैं आपको रेज करके भी दिखाता हूँ। फिर अगली जो चीज़ थी वो ये थी कि हमने कहा जी एन एक्सेप्शन कैन बी हैंडल बाय ट्रैप इट विद हैंडलर, कि हम एक्सेप्शन को या तो हैंडलर के ज़रिए ट्रैप करवा लें। बिल्कुल जी, हमने हैंडलर के ज़रिए अभी ये दो एक्सेप्शन बल्कि तीन एक्सेप्शन हैं, ये तीन हैंडलर्स बनाए थे। एक तो हमने बनाया था डुप्लीकेट वैल्यू ऑन इंडेक्स जिसको हम डुप वैल ऑन इंडेक्स कहते हैं, दूसरा हमने कहा था ज़ीरो डिवाइड, और तीसरा हमने अदर। ये तीन हैंडलर बनाए हैं। तो कहता है बाई ट्रैप इट विद अ हैंडलर, एक ये मैंने ऑप्शन दी। दूसरी ऑप्शन ये है कि बाई प्रोपोगेटिंग इट द कॉलिंग एनवायरनमेंट। ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है, एक ये चीज़ बतानी है और एक ये। आगे चलते फिर मैंने कहा जी ऑरिकल की जो एक्सेप्शंस होती हैं, एक तो प्री डिफाइंड ऑरिकल एक्सेप्शंस होती हैं, वो 20-25 हैं, आप गूगल कर लीजिएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको बताया, मैं आपको बता देता हूँ 80-90% यही यूज़ होती हैं। बाकी आप विद एक्सपीरियंस आपको ये मिल जाएंगे। आप चैट GPT पे लिखेंगे प्री डिफाइंड ऑरिकल एक्सेप्शंस, आपको सारी 20 की लिस्ट मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम आ जाते हैं नॉन प्री डिफाइंड ऑरिकल एक्सेप्शंस, तो नॉन प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस वो हैं जो इस लिस्ट में नहीं है उन 20-25 की,
लिस्ट में नहीं है। चले जी हम एक नॉन प्री डिफाइंड ऑरिकल एक्सेप्शन रेज करवाते हैं, वो कैसी होती है। मैं काम करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इधर आ गया, यहाँ आकर बल्कि काम करते हैं, हाँ चले यहीं पर डाल दो, ये मैंने इंसर्शन की हुई है, इसी के ऊपर मैं करता हूँ। मैं ये एक्सेप्शन पार्ट उड़ाने लगा जी, ये ले जी उड़ गया। अब मैंने 1 भी डाला था, 2 भी डाला था, यहाँ पर ना मैं कहता हूँ सिर्फ आईडी के कॉलम में तुम 3 डाल दो। अब देखें लॉजिकली तो ये डलनी चाहिए एंट्री, चले हम चेक कर लेते हैं, डलती है नहीं। कहता है जी डिवाइजर इज इक्वल टू 0, भाई इसको भी निकाल लें, ये लें जी इसको भी निकाल देते हैं जी, ये एग्जाम्पल हम ये वाली देनी नहीं है। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या होता है। वो कहता है कैन नॉट इंसर्ट नल, कहता है नल नहीं डाल सकते। अब इस ये एरर आ रहा है जी, और इस एरर को ना मैं कॉपी करके ना यहाँ पर वैसे आपके लिए रख लेता हूँ, ये एरर। अब ये नॉन प्री डिफाइंड एरर, मुझे ये देखते ही समझ आ गई थी कि ये क्या एरर है, और आपको भी यकीनन समझ आ गई होगी कि भाई हमने नेम के ऊपर नॉट नल लगाया था, मतलब नेम को हम खाली नहीं छोड़ सकते। वो कह रहा है कैन नॉट इंसर्ट नल, कैसे मुझे नॉट नल लगाया था मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ हमने टेबल क्रिएट किया था, ये देखो मेरे भाइयों, हमने कहा था नेम नॉट नल, नेम खाली नहीं हो सकता। हम आईडी में वैल्यू डाल रहे हैं, नेम में डाल नहीं रहे, तो ज़ाहिर है वो चीखेगा। अब हमने इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, हम कह देंगे वी एक्सेप्शन, और इसकी डाटा टाइप दे देंगे एक्सेप्शन। फिर यहाँ लिखेंगे प्रैग्मा एक्सेप्शन इनिट, इसके अंदर यही वाली एक्सेप्शन डाल देंगे जो हमने अभी वी एक्सेप्शन डिफाइन की हुई है। कौन सी वाली, ये वाली, ये मैंने यहाँ से कॉपी की, ये डाल दी, और साथ ही मैंने ये एरर उठाना है माइनस के साथ, ये मैंने एरर डाल दिया। उसके बाद मैंने ये बाकी सारा काम मैंने वैसे ही करना है, इसको भी मैं कैप्स में कर लेता हूँ जब सारी चीज़ें कैप्स में चल रही हैं। तो PL/SQL में ये बड़ी अयाशी है कि आप वेरिएबल छोटा रखें बड़ा रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ डेवलपर अपनी सहूलत के लिए वेरिएबल नेम स्मॉल कर लेते हैं, कीवर्ड्स और जो कीवर्ड्स होते हैं वो कैप्स में लिख लेते हैं, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है। तो खैर नहीं हो, हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हमने कहा कि भाई अब यहाँ एक्सेप्शन रेज हो रही है, हम कहते हैं जी वैन, पहले तो एक्सेप्शन का कीवर्ड यूज़ करें, ये मैंने एक्सेप्शन का कीवर्ड यूज़ किया, मैंने कहा वैन वी एक्सेप्शन, कि जब भी ये वी एक्सेप्शन रेज होगी, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना होगी वो मुझसे, ये नहीं जी, मैं कहता हूँ जैसे ही वी एक्सेप्शन रेज हो तो तुम कह दो DBMS आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ हम कह देते हैं कि जी नेम कैन नॉट बी, या नेम फील्ड इज मैंडेटरी, लाजिम है नेम के अंदर वैल्यू डालना, लाजिम है, ज़रूरी है। चलें जी अब हम एक काम करते हैं, इसको हम चलाते हैं, चलाने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और ये नोट पैड खुला हुआ है इसको भी बंद करें जी, नया सेशन खोल लेते हैं। यहाँ पर आके पहले हम लिख लेते हैं जी सेट सर्वर आउट पुट ऑन, इसको हम पेस्ट करते हैं, चलाते हैं, कहते हैं नेम फील्ड इज मैंडेटरी। ये क्या हुआ, ये क्या एग्जीक्यूशन हुई, बड़ी सिंपल सी बात है, उसने इंसर्ट किया, नेम में डाटा नहीं था, फ़ौरन भागा एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन में गया, उसने कहा ये वी एक्सेप्शन क्या बुला है, वो समझ गया भी ये एक्सेप्शन तो है नहीं, ये हैंडलर कोई प्रॉपर तो है नहीं, वो फ़ौरन ऊपर गया, उसने डिक्लेयर किया हुआ, हाँ जी बिल्कुल किया हुआ है। उसने कहा इस एक्सेप्शन के साथ एरर कौन सा एसोसिएट है, कहता है ये वाला एरर एसोसिएट है। मज़े की बात हमें यही वाला एरर भी आया था, मैंने कॉपी किया हुआ था, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा इस एरर के लिए मैंने ये वाला मैसेज, ये वाला पार्ट PL/SQL का एग्जीक्यूट करना है। या आप ज़रूरी नहीं होता ये 1 लाइन हो, आप इधर मल्टीपल लाइन, जितनी मर्जी लाइन लिख लें, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, जितने नंबर ऑफ लाइंस कोड लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि हमने इसको चेक करना है इस एक्सेप्शन को, तो भाई ये होती है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, एक ये तरीका भी होता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इस चीज़ की एग्जांपल दी कि कुछ तो आपकी प्री डिफाइंड होती हैं, और कुछ नॉन प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, कुछ आपकी नॉन प्री डिफाइंड होती हैं। एरर तो आता है ओरिकल की तरफ से, लेकिन उसके साथ वो एक्सेप्शन वो हैंडलर ओरिकल ने आपको बना के ही नहीं दिया हुआ,
तो आपको पता होता है भाई ये वाला हैंडलर है, इसको हमने इस तरह से बनाना है, हम खुद से बना लेते हैं। तीसरी जो एक्सेप्शन होती है वो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस होती हैं। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, अब वो हैंडल करने लगे हैं। इसकी मैंने वैसे एग्जांपल यहाँ बनाई हुई है, मैं वो भी बता सकता हूँ, नहीं भी बना बना के दे सकते हैं, चले नहीं बना देते ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। चले जी, मैंने यहाँ लिखा डिक्लेयर। मैं कहता हूँ कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, हम कहते हैं जी टोटल मार्क्स का एक वेरिएबल ले लेते हैं, या हम एक ले लेते हैं नंबर ले लेते हैं, हम कहते हैं जी एक नंबर ले लेते हैं, या फिजिक्स का एक वेरिएबल ले लेते हैं, वी फिजिक्स ले लेते हैं, हम कहते हैं ये नंबर है। इसके बाद हम कह देते हैं, यहाँ हम कह देते हैं num1। अब वो नंबर 1 वो हमसे इनपुट लेगा फील्ड, नंबर 1 ले लिया। उसके बाद हमने कह दिया बिगिन, हमने कहा इफ़ वी फिजिक्स लेस देन 0, अगर नंबर आप 0 से कम डालते हैं, माइनस में डालते हैं, नंबर ज़ाहिर है या 0 डलेगा, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, हम एक वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं, तो वैलिडेशन में हम कह देते हैं। तो आप इस तरह करें कि आप एक एक्सेप्शन रेज कर दें। नहीं जी, हम एक और एक्सेप्शन ले देते हैं, वी नम एक्सेप्शन, इसकी डाटा टाइप हम डाल देते हैं एक्सेप्शन, उसी तरह से जैसे पहले डाला था। और हम कहते हैं कि जैसे ही तो ये आए तो हम इस तरह करें वी नाम एक्सेप्शन रेज कर दें। तो मैं यहाँ वी नाम एक्सेप्शन लिखूंगा और यहाँ लिख दूंगा रेज। उसके बाद मैं कहता हूँ अगर नहीं है तो फिर आप अपने प्रोग्राम को नॉर्मल तरीके से चलने दें जैसे चल रहा है। उसके बाद आप नीचे लिख दें जी DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, आप कह दें जी, लिख दें जी फिजिक्स नंबर, और फिजिक्स के कितने नंबर हैं जी हम डाल लेते हैं, कॉन्कैटिनेट करवाएं, हम कह देते हैं वी फिजिक्स, नहीं जी ये हमने डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ लिखा एक्सेप्शन, फिर हमने लिखा जी व्हेन वी नम एक्सेप्शन, कि जब वी नम एक्सेप्शन हो तो क्या करें। तो आप लिखवा दें जी DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, और कह दें जनाब कि फिजिक्स मार्क्स आर लेस देन 0, ऐसे लिखते हैं। चलो ये हमने एक वैलिडेशन लगाई है और यहाँ पर हमने लिख दिया एंड। अब मैंने इसको यहाँ से किया कंपाइल, कॉपी किया, सॉरी कॉपी करके यहाँ से हमने पेस्ट किया, चलाया, उसने कहा जी आपका एक सेशन एंड हो गया है। ये हमने यहाँ पर नंबर डाला जी, नंबर हम डाल देते हैं लेट्स सपोज 10 डाला। उसने कहा जी प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सेट सर्वर आउटपुट ऑन लिखा, इसको चलाया, उसने कहा नंबर लिखें, मैंने नंबर लिख दिया लेट्स सपोज 10। उसने कहा जी फिजिक्स नंबर आर 10, फिर मैंने चलाया, मैंने लिख दिया -10। तो उसने कहा फिजिक्स मार्क्स आर लेस देन 0। तो ये देखें फिजिक्स मार्क्स लेस देन 0 की हमने एक्सेप्शन लगाई है। तो जो तीसरी एग्जांपल हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये हमने एग्जांपल डाली है जी आपके लिए नॉन प्री डिफाइन की। एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। ये मैं आपके लिए यहाँ पर शिफ्ट F3 कर देता हूँ ताकि ये ज़रा इनिट कैप हो जाए, हर वर्ड का पहला करेक्टर बड़ा हो जाए, अपर केस में हो जाए। खैर ये मैं यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, या आपको तीसरी एग्जांपल दे दी, एक और एग्जांपल दे दी। इसको मैं यहाँ पे ज़रा फॉर्मेटिंग सेट कर लूँ, ये हमने कर ली। ये जो एग्जांपल थी ये हमने एग्जांपल दी थी, पहली एग्जांपल थी, ये एग्जांपल 2 थी, नंबरिंग भी डाल देते हैं जी चलें। ये एग्जांपल 3 हो गई, ये एग्जांपल 4 हो गई। ये एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि चूँकि हमारा जो टॉपिक है वो है ही प्रैक्टिकल टॉपिक। अब अगर हम प्रैक्टिकल टॉपिक में अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं डालेंगे तो चीज़ें इस तरह से क्लैरिटी आती नहीं है।
बाकी ये कि आप खुद से अपने सिनेरियोस खुद से बिल्ड करें, खुद से एग्जांपल डालें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ये है कि तो अब अगर मैं यहाँ पर आ जाएं दोबारा, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इम्प्लिसिटली कैसे हम करेंगे, एक्सप्लिसिटली जो है हम एक एक्सेप्शन को कैसे करेंगे, रेज स्टेटमेंट ये भी बता दिया है। ये रेज स्टेटमेंट वाली एग्जांपल से जिसमें हमने क्या किया जी, ये देखें, ये हमने रेज स्टेटमेंट से एक्सप्लिसिटली उसको, तो ये भी हमारी एग्जांपल कवर होगी। दूसरी बात मैंने बताई थी कि जी हम एक एक्सेप्शन को ट्रैप कर सकते हैं हैंडलर से। दूसरा ये हो सकता है कि जी प्रोपोगेटिंग द कॉलिंग एनवायरनमेंट। अच्छा, एक और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सम टाइम ये होता है कि एक्सेप्शन आपकी होती तो किसी और प्रोग्राम में है, किसी और प्रोसीजर में है, किसी और ब्लॉक में, ठीक है, लेकिन रेस कहीं और हो रही होती है। ये बहुत बहुत दफ़ा होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ जी डिक्लेयर, मैं कहता हूँ वी एम्प्रो, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको हम कह देते हैं एम्प्लॉय पर्सन रो टाइप। उसके बाद हमने यहाँ लिखा जी बिगिन, बिगिन लिख के हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टैटिक इनटू वी एम्प्रो। ये एग्जांपल आपने इस टाइप का काम पहले किया, वैसे एग्जांपल भी मैं आपको वैसे ही दे रहा हूँ ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि कोई नई चीज़ बता रहे हैं। नहीं जी, मैंने यहाँ पर ये डाल दिया और यहाँ पर लिख दिया वेयर एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू 198। उसके बाद 198 लिखा, उसके बाद हमने लिखा एंड। अच्छा, अब यहाँ पर फिर मैंने लिख दिया जी डिक्लेयर। यहाँ मैं लिखा जी ए नंबर, फिर लिखा जी बी नंबर, फिर हमने लिखा जी सी नंबर, 3 वेरिएबल ले लिए। फिर हमने लिखा जी बिगिन, यहाँ का जी ए जो है वो 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और सी इज इक्वल टू ये इक्वल नहीं होता, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जल्दी में बस हम इक्वल ही पढ़ लेते हैं। ए डिवाइडेड बाई बी कर लिया, और बी की वैल्यू हम कर देते हैं 0। अच्छा, अब हम यहाँ लिख देते हैं एंड, और यहाँ पर हम एक एक्सेप्शन लिख देते हैं कि एक्सेप्शन हम यहाँ लिख देते हैं व्हेन अदर्स देन। तो क्या करें, जब एक्सेप्शन आए तो आप एक्सेप्शन प्रिंट करवा दें जी, DBMS आउट पुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे नहीं जी, हमारा सेशन ब्रेक हो गया जी, हम सेशन कनेक्ट कर लेते हैं दोबारा। चले जी, हमने कहा जी आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ पर हम वैल्यू हम कह देते हैं भाई एरर अकर्ड। ये हमने एक एरर अकर्ड का मैसेज लिख दिया, और यहाँ पर नंबर हम ऐसा डाल देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लो जी, चलाते हैं जी, क्या होता है जी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम पेस्ट कर लेते हैं। ये लो जी, इसको हम लिखते हैं जी सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ये जी चलाए, उसने कहा जी एरर अकर्ड, पता ही नहीं कहाँ से एरर आया, लेकिन एरर आया। चले जी, ये तसल्ली होगी। हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं एरर को हैंडल कर लेते हैं। ये भी तो हो सकता है यहाँ से एरर आया हो, बिल्कुल आ सकता है। तो हम इसके लिए एक्सेप्शन यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, वैन नो डाटा फाउंड, कि डाटा नहीं मिलता ना, तो आप कह दें भाई नो डाटा फाउंड, ऐसे लिख देते हैं। चलिए अब चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसका हैंडलर तो मिल गया, उसने कहा नो डाटा फाउंड, तो अब वो एरर अकड़ नहीं आ रहा बल्कि नो डाटा फाउंड आ रहा है। चले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ दे देते हैं 198, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम दोबारा यहाँ पेस्ट करते हैं। तो वो कहता है एरर अकर्ड। अब वो कह रहा है नो डाटा फाउंड नहीं है। अब एरर इधर नहीं है, इस जगह तो है नहीं। अब टोटल हमारी स्टेटमेंट्स हैं कितनी, एक ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है। ये देखें जी, 0 डिवाइड है। अब लॉजिकली तो इस ब्लॉक के अंदर अगर इसका अपना एक्सेप्शन पार्ट होता, फिर तो वही वाला एग्जीक्यूट हो जाता। अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन लिखता और मैं यहाँ लिख देता वैन अदर या वैन 0 डिवाइड, तो ये वाला फायर हो जाता। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ नहीं जाएगा, बल्कि वो नीचे आ जाएगा। नीचे आकर वो पहले देखेगा, इसका मतलब है कि वहाँ से आएगा जहाँ से कॉल किया गया, तो वो यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से इधर आके वो एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा। तो ये जो बात कर रहा है कि जी प्रोपोगेटिंग इट फ्रॉम कॉलिंग एनवायरनमेंट, ये वाली बात, ये एक्सेप्शन आप किस तरह से प्रोपोगेट हो सकती है कि अगर यहाँ हैंडल नहीं हुई, या उसके अंदर एक और ब्लॉक है, उसके अंदर एक ब्लॉक है, वहाँ से हैंडल नहीं है, तो बाहर वाले ब्लॉक में एक्सेप्शन रेज हो सकती है।
फिर मैंने आपको बताया जी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस, मैंने ना सिर्फ एक्सेप्शन बताई, मैंने मिलकर आपकी इसकी एग्जांपल बताई, फिर मैंने आपको प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस बताई, फिर मैंने इनको वन बाय वन सब की आपको एग्जांपल्स भी डालकर दे दी। ये प्रोपोगेटिंग की एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी है, मोर और लेस वही एक्सेप्शन है। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं नई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक तो हमारे पास ये बिल्ट इन प्रोसीजर है, ये ओरिकल का अपना बनाया हुआ है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ओरिकल ने हमें दे दिया, ओरिकल ने कहा है कि जब भी कोई प्रोग्राम आपने कहीं पे भी रोकना है, आप कहते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाए, अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट ही ना हो, तो आप रेज एप्लीकेशन एरर का प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं कुछ इस तरह से, इसको निकालते हैं जी बाहर, इसको निकालते हैं बाहर, और यहाँ पर हम कह देते हैं भाई एक्सेप्शन रेज होने से पहले ही भाई प्रोग्राम ब्रेक कर दो। तो मैं लिख देता हूँ इफ़ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर बी की वैल्यू ज़ीरो है, ये इक्वल का साइन ये वाला होता है, ठीक है, तो आप प्रोग्राम को रोक दो। कैसे रोकेंगे भाई, एंड इफ करें और यहाँ लिख दें रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर। इसमें ये प्रोसीजर, इसमें दो पैरामीटर पास होते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। होपफुली हम अगले एक दो लेक्चर्स में प्रोसीजर्स को पढ़ें, तो आप वो पढ़ के दोबारा इस वाले टॉपिक को देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये जो प्रोसीजर है दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, एरर लेगा। एरर जो है वो स्टार्ट होता है 20500 से। रेज एप्लीकेशन एरर इस नंबर से स्टार्ट होता है माइनस साइन के साथ, और कहाँ तक जाता है 29999 तक। इसका मतलब ये है कि यहाँ 29999 तक, ठीक है, यहाँ तक जाता है। तो हम तो अगर एक प्रोग्राम इसमें बहुत सारी आपने एरर्स को हैंडल किया हुआ है, तो आप 1 2 3 4 इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख दें जनाब डिनोमिनेटर इज लेस देन ज़ीरो, करेक्ट इट। लो जी, वो कहता है जी डिनोमिनेटर आपका लेस देन ज़ीरो है, इसको ठीक कर लें और वो प्रोग्राम यही इंटरप्ट कर जाएगा, उसको आगे जाना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें जी, इसको हम चला के देखते हैं जी क्या कहता है। ये चलाएं, ये एरर आ गया जी, 20500 हमारा अपना एरर है भाई, ये हमने डाला है। वो कह रहा है डिनोमिनेटर इज लेस देन ज़ीरो, करेक्टेड। एरर एट लाइन 9, ये देखें जी लाइन 9 के ऊपर जो है वो एरर आया है, तो उसने कहा जी आपका वो कम है, ठीक है। पहले इसको सेट कर लें, यहाँ कंडीशन ट्रू हुई 9 पे और वो यहाँ पर आ गया। तो ये भी आपका रेज एप्लीकेशन एरर का मैसेज है। दोबारा बता देता हूँ ये कैसा प्रोसीजर है, ये कैसा बिल्ट इन है जो ओरेकल ने आपको बना कर दिया है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने किसी भी प्रोग्राम को अपनी मर्ज़ी से ब्रेकें लगवानी है, आप कहते हैं प्रोग्राम इससे आगे जाए ना, यहाँ रुक जाए, यहाँ एरर आ जाए, रोक दे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, नीचे कर्सर जाए ना, यहीं पर रोक कर उठा के आपको बाहर फेंक दे प्रोग्राम से, तो उस सूरत में आप रेज एप्लीकेशन एरर का प्रोसीजर यूज़ करते हैं। दूसरा आपके पास जो दूसरा दो बिल्ट-इन्स और हैं, एक है एसक्यूएल कोड और एक है एसक्यूएल ईआरआरएम। ईआरआरएम आपको पहले से बताया है, ये भी ओरेकल के अपने एरर कोड और एरर मैसेजेस हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सेप्शन और यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हेन अदर्स देन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एसक्यूएल एरर कोड, मैं लिख देता हूँ एरर कोड कॉलन और एसक्यूएल कोड लिख देता हूँ, और फिर मैं यहीं पे दोबारा कॉन्केटिनेट साइन डाल के यहाँ मैं कॉमा डालता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एरर मैसेज, फिर दोबारा और मैं लिख देता हूँ एसक्यूएल ईआरआरएम, ये मैंने डाल दिया। अब मैंने इसको चलाया, अब मैं यहाँ नहीं चलाऊँगा बल्कि टोड में चलाऊँगा, इसमें सॉरी सीक्वल प्लस में सेट सर्वर आउटपुट ऑन। लें जी, इसको हमने चलाया, ये क्या कह रहा है, कह रहा है एरर कोड देखें, वही रेज हुआ ना, प्रोग्राम इंटरप्ट हुआ, एक्सेप्शन रेज हुई, वो यहाँ से डंप मारा, उसने एक्सेप्शन में गया, उसने कहा कौन सी एक्सेप्शन है,
कहता है एरर कोड जो है 20500 भाई वही है जो हमने डाला था, और एरर मैसेज जो मैंने यहाँ पे लिखा था इस प्रोग्राम के अंदर, एरर मैसेज ये वाला, उसने कहा एरर मैसेज हो रहा ये और पूरा डिनोमिनेटर इज लेस देन 0। तो ये तमाम एक्सेप्शंस को हम एसक्यूएल कोड, सॉरी एसक्यूएल कोड और एसक्यूएल ईआरआरएम से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमने कोड में भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, इसको हम यहाँ कॉपी करते हैं आपकी सहूलत के लिए। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल डाल देता हूँ जी, ये जी एग्जांपल 5 है तो मैं यहाँ एग्जांपल 6 लिख देता हूँ। नंबर अगर आगे पीछे हो तो माफ़ कीजिएगा। EXAMPLE एग्जांपल 6, और ये जनाब मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसको भी ज़रा मैं आपके लिए फॉर्मेटिंग कर देता हूँ और इसको ज़रा मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारा कुछ चीज़ें और थी जो मैंने आपको यहाँ बताई। ये आपकी एग्जांपल्स भी हैं रेज एप्लीकेशन के एरर के साथ भी। तो ये थे आपकी एक्सेप्शन का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज के अंदर डाल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंस्टेंटली उसका जवाब दूँ। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।